सबसे पहले तो आज मैं यहाँ आपके बीच एक यात्री के रूप में मौजूद हूँ, ना नेता के रूप में, ना किसी और पहचान के साथ। और भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से सबसे पहले महाराष्ट्र, जो कि पुनर्जागरण की धरती है, संतों, महात्माओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, त्याग, तप, वीरता, सामाजिक आंदोलनों की भूमि है, इस भूमि को हम नमन करते हैं। और ये बड़ा अच्छा संयोग है कि हमारी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, नांदेड़ जिले में प्रवेश की है। और नांदेड़ के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भारत में धार्मिक सद्भाव और धार्मिक एकता का एक बेहतरीन उदाहरण नांदेड़ में देखने को मिलता है। मैं अपनी बात आपसे करूं उससे पहले दो सूचना आपसे साझा करना चाहता हूं। एक तो ये कि हमारे एक सहयात्री जो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटियरली इस यात्रा में चल रहे थे, कल एक दुखद घटना में, रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई सड़क पार करते हुए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और दूसरी जो सूचना ये है कि आज देश के पहले शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती है। और मैं समझता हूँ कि जब हम नांदेड़ में हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जो एक सबसे मजबूत और स्पष्ट मैसेज है, संदेश है कि हम किसी भी तरह की नफरत और समाज को बांटने वाली सोच, विचारधारा और राजनीति के विरुद्ध हैं। सामाजिक एकता, सद्भाव, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, यही इस यात्रा का संदेश है। तो आज का दिन जब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को याद कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोगों को अपने दिमाग में दोबारा लाने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप सब जानते हैं कि जिन्ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम पहचान की राजनीति की। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन आज़ाद भारत में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया। और उनका एक मशहूर कोट है कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। ना उन्होंने धर्म को मेंशन किया, ना उन्होंने खैरात को मेंशन किया, ना उन्होंने भीख को मेंशन किया। दिल से दी गई शिक्षा मतलब राज्य यदि अपने नागरिकों को शिक्षा एक बुनियादी अधिकार के रूप में प्रदान करती है, तो उससे समाज में क्रांतिकारी बदलाव आता है। और ये धरती है संत तुकाराम जी की, महात्मा फुले की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आप किसी के भी जीवन को देखेंगे तो एक जो मूल चीज आपको देखने को मिलेगा वो है शिक्षा का महत्व। और ये हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। जब हम कहते हैं कि महाराष्ट्र पुनर्जागरण की धरती है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है शिक्षा का, वो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि इस यात्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बीजेपी कीचड़ उछाल रही है, उसमें एक धब्बा जो लगाने का वो प्रयास बार बार कर रही है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को कांग्रेस ने विभाजित किया। ये झूठ वो बार बार बोल रहे हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आपसे वो अक्सर अपने सवाल जवाब में ये बात कह रहे हैं, नहीं तो उनके पास व्हाट्सएप की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे वो झूठ चलाते हैं। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि जिन्ना की विभाजनकारी राजनीति के साथ आज जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनकी विचारधारा से संबंधित संगठन हिंदू महासभा का गहरा संबंध था।
आप जानते हैं कि 47 से पहले भी देश में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके सरकार बनाई थी। जबकि हकीकत क्या है, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के नेता थे वो कहते थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। इसी बंटवारे ने, इसी नफरत की राजनीति ने देश को एक बार विभाजित कर चुका है। और आज जब हम 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, जो देश ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है, वह देश इमोशनली भी जुड़ा रहे। जमीन के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी रहे, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी रहे, हमारी आशाएं भी जुड़ी रहे। इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं और जो गैर जरूरी चीजें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है। आज जब मैं सुबह चल रहा था, हम लोग रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं, तो कई लोग यात्रा के दौरान मिलने के लिए आए। अमूमन आज का फैशन ये है कि लोग फोटो खिंचा के चले जाते हैं। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। आज जब कुछ लोग आए, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम किसान हैं। आप यात्रा में क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि हमको हमारे गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, हमारी जो मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया है, फसल का दाम दुगना करने की बात थी, वो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे नौजवान थे जो कॉरपोरेट में नौकरियां करते थे इसी इलाके के, और घर से बहुत दूर जा करके औरंगाबाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, MBA की पढ़ाई की, और लॉकडाउन के बाद जो है वो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अचानक एक दिन कॉल आया और उनसे उनकी नौकरियां छीन ली गई। कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस यात्रा में चल रहे हैं क्योंकि लगातार किचन चलाना, घर बार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, पूरा का पूरा हमारा बजट बिगड़ गया है। जब हम ये सवाल पूछ रहे थे तो इसी बीच उनमें से एक यात्री ने पूछा कि आप क्यों चल रहे हैं? हमने कहा कि हम इसलिए चल रहे हैं कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग रोज अपना जीवन जीने के लिए चलते हैं। हम तप करके, और राहुल जी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तपस्या का। तपस्या क्या होता है? जब कोई चीज तपता है, कहते हैं ना कि सोना तप कर ही खड़ा होता है, तो वो पक्का होता है, वो मजबूत होता है। और आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके यहाँ एक से एक तपस्वी पैदा हुए। उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, तपस्या की, और आपके हाथ में एक बहुत बड़ा विरासत दिया है कि आप गर्व से कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, आपका जन्म इस महान भूमि पे हुआ है। उस मायने, उस मतलब को हम समझने के लिए चल रहे हैं कि जो दर्द हम महसूस करते हैं, उस दर्द में और कितने ऐसे नौजवान हैं जो शामिल हैं, जो शरीक हैं। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान चाहे बिहार का हो या नौजवान महाराष्ट्र का हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके चलते उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो NCC में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं। उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है, और अमित शाह जी का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन गया है, और वो सेक्रेटरी बना रहे
इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। ये जो देश की गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर समाज में नफरत होगा, अगर समाज में डर होगा, अगर समाज में गुस्सा होगा, तो समाज के लोग आपस में लड़ेंगे। समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, छुआछूत के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, महंगाई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। लेकिन समाज अगर पहचान के आधार पर एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अगर देश एकजुट नहीं होगा, तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा? यही इस यात्रा का लक्ष्य है। और इस यात्रा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब हम राज्य दर राज्य, कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो बात आपने सुनी होगी, जो बात आपने किताब में पढ़ी होगी, उन बातों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यह देश अलग अलग होते हुए भी कितना एक जैसा है। आपको भाषा अलग मिल सकती है, बोली अलग मिल सकती है। मुझे यहाँ आकर के ही पता चल चुका है कि 200-250 किलोमीटर चलने के बाद ही मराठी में ही परिवर्तन हो गया है। पूरे महाराष्ट्र में एक सी मराठी नहीं बोली जाती। तो आप सोच लीजिए कि जब हम राज्य दर राज्य गुजर रहे हैं, तो कितने तरह के भाषाओं में परिवर्तन देखा। लोगों की खान पान, बोली, विचार, जीवन जीने के तरीके, मकान और दुकान के बनाने के तरीके, ये देख करके लगता है कि यह देश इतना विविध है और इसकी विविधता इसकी ताकत है। इस ताकत को बचाए रखने के लिए इस देश के जो लोग प्रेम करने वाले लोग, जिनको इस देश से मोहब्बत है, जिनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, उनकी आशाओं पे पानी फिर रहा है, उन सब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, कि गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए चलिए, आप अपने मुद्दे के लिए चलिए, आप अपने हाथ में वो मुद्दा लिख करके चलिए। कोई अगर महिला चलना चाहती है तो वह नारी सुरक्षा के लिए चले, कोई नौजवान यदि चलना चाहता है तो रोजगार के लिए चले, कोई अगर सामान्य परिवार चलाने वाला व्यक्ति है तो वो महंगाई को लेकर के चले, कोई किसान अपने फसल के दाम को लेकर के चले। और मीडिया के कुछ साथी इसलिए भी चल सकते हैं कि सरकार की तमाम बदनामियों को छुपाने का काम आज आपके कंधे पे आ गया है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए चलिए। यह यात्रा देश की यात्रा है। कांग्रेस बस इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रही है। बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए यात्रा नहीं है, देश को बचाने के लिए और देश को जिताने के लिए यात्रा है। आप सब हमारी बात को सुने। और साथी ने कहा कि 1-to-1 करेंगे, समय की परेशानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि सबसे बात नहीं कर पाते हैं। जितना प्रश्न पूछना है आप पूछ लीजिए, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। और आप सब यहाँ आए, इसमें शामिल हुए, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। I didn't say that this is not a political rally. I said कि एक इंसान के जीवन में राजनीति एक पक्ष है, समाज एक पक्ष है, संस्कृति एक पक्ष है, उसकी पहचान एक पक्ष है। हम यह यात्रा कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो राजनीति से तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य पवित्र है। इस यात्रा का उद्देश्य महज चुनावी नहीं है। राजनीतिक होना और सिर्फ चुनावी होने में फर्क होता है। तो आपके सवाल को अगर हम ऐसे ही लें तो क्या जो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं वो राजनीतिक नहीं होते हैं? राजनीतिक तो वो भी है ना जो चुनाव नहीं लड़ता है लेकिन वोट देता है या वोट नहीं देता है, नोटा का बटन दबाता है। राजनीतिक तो वही भी है। राजनीति का दायरा बहुत विस्तृत होता है। राजनीति में हिस्सा लेना भी राजनीति है और राजनीति से बाहर रहना भी राजनीति है। राजनीतिक नहीं है हम ये नहीं कह रहे हैं,
हम कह रहे हैं इस यात्रा का उद्देश्य बड़ा है, पवित्र है, सिर्फ चुनावी नहीं है। आपका चश्मा ठीक है ना? कितना पावर है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आप पे तंज नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कामना करता हूँ कि आपका आँख ठीक हो जाए। ये तो चलिए आँख की खराबी है तो चश्मा लगा लिए, आजकल हमारे दिमाग को भी खराब किया जाता है। आँख में ऐसा परसेप्शन झोंका जाता है ना कि सामने का सच नहीं दिखता है। मैं केरल के एक मंदिर में गया, बहुत मशहूर मंदिर है, गुरुवायूर। तो लोगों ने कहा कि मंदिर जा रहे हैं। मैं गुरुद्वारा गया, कोई नहीं पूछा कि गुरुद्वारा जा रहे हैं। ये इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक्सिस है जहां से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये ना अंतिम सत्य नहीं है। राहुल जी अपनी यात्रा में मंदिर गए हैं, मठ गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, चर्च गए हैं, मस्जिद गए हैं। हम वो हर जगह जाएंगे जहां इंसान जाते हैं। हम फैक्ट्री में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं। हमारे लिए वो हर जगह पवित्र है जहां इंसान को शांति मिलती है, जहां इंसान को उनके जीवन जीने का तत्व प्राप्त होता है, खाने की चीज मिलती है, जीविकोपार्जन होता है। हमारे लिए वो हर चीज पवित्र है। एक यात्री के नजरिए से इस यात्रा को देखिए। हमारे लिए सड़क भी पवित्र है जिस पे हम रोज चलते हैं। ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि हमको किसी के साथ जबरदस्ती, और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व ना कोई फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तुम होठ में अलग लगाएंगे और पाँव में अलग लगाएंगे। हिंदुत्व एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आप महाराष्ट्र के लोग हैं, यहीं सावरकर पैदा हुए, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब। सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी विचारधारा, और प्लीज हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए। कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है। क्योंकि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र की मुक्ति, मानव मात्र को आपस में लड़ाना नहीं। और यही बात तो मैंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कही कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए? इस आधार पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, दोनों का भाषण आप एक फ्रेम में सुनिए, आपको लगेगा कि ठीक बोले हैं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, जहर तो बराबर है। सिर्फ अटायर का ही डिफरेंस है ना, जहर तो बराबर है। जला तो इंसान को बराबर रहा है, बांट तो इंसान को बराबर रहा है। इसमें हमको नहीं फंसना है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोज हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप LIC का देखिए कि LIC का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है। LIC में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनका बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने, अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है। I would like to request you, please remove it and try to see the truth. It is not about hard and soft. It is about truth. It is about reality.
मैं थोड़ा ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा, क्योंकि मैं अगर इस पे बात करने लगूंगा सोशल मीडिया, रीच और एल्गोरिदम, ब्लू टिक, तो बात कहीं और चली जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि आप इतने नादान हैं कि आप समझते नहीं हैं इस बात को। आपको भली भांति पता है कि सरकार किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करती है। देखिए क्या है ना कि सोए आदमी को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करेंगे कौन ही जगा लेगा। चीज़ें नहीं पहुंच रही है, इसीलिए हमने यह फैसला लिया है कि हम पहुंचेंगे लोगों तक सीधे, और सुनाएंगे नहीं, सुनेंगे उनका, और उनका जो सुन रहे हैं ना वही आपसे साझा कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अगर बात पहुंच रही होती तो ये प्रश्न ही लोगों के दिमाग में नहीं होता कि देश का सबसे मजबूत विपक्ष कौन है। ये आंख से देखने की बात है ना, आंख में सुरमा लगा करके लोग देख लें कि सबसे मजबूत विपक्ष कौन है, जो रोज सड़कों पे पैदल चल रहा है, लोगों के सवालों को उठा रहा है, लोगों के दर्द में शरीक हो रहा है, उनसे कंधे से कंधा मिला रहा है और हक की बात बोल रहा है, सच की बात बोल रहा है। अगर कम्युनिकेशन के सारे मीडियम इतने ही फ्री होते तब तो ट्वीट करके काम हो गया होता। ट्वीट करके काम नहीं होता है। और इस यात्रा पे गांधी जी की महिमा है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गांधी जी एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के चलना शुरू किए और लोग उनके पीछे चलने लगे, धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा भी उस दांडी यात्रा का स्वरूप लेता जा रहा है। और एक बात, हम विफल नहीं हैं। अगर हम विफल हुए होते ना तो सवाल टी शर्ट पे नहीं उठता, सवाल जूते के फीते पे नहीं उठता, सवाल कंटेनर में एसी है कि नहीं है इस पे नहीं उठता। सारे ये नॉन इश्यूज इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि इतना बैरियर और बैरिकेड लगाने के बावजूद देश का सुदूर गांव में बैठा हुआ इंसान को भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले उसको ये नहीं मालूम हो कि इसका पवित्र लक्ष्य क्या है, लेकिन ये यात्रा हो रही है, इस बात की सूचना को रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए तो उनको ये झूठ बोलना पड़ रहा है ना, नेहरू जी के बारे में नए तरह के मैसेज बनाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक बात कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राहुल जी तो पैदल रोड पे चल रहे हैं, तो उनके बारे में जितनी बातें बोली जा रही थी वो तो लोग अपनी आंखों से देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये उत्सुकता, ये क्यूरियोसिटी आप लोगों की आंखों में पढ़ सकते हैं कि लोग एक झलक देखना चाहते हैं उस व्यक्ति को। तो आपने करोड़ों रुपया खर्च किया था उस इंसान को बदनाम करने के लिए, हमको करोड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम बस गांधी की उस महिमा के साथ चलना शुरू कर दिए, लोगों तक वो मैसेज और संदेशा पहुंचना शुरू हो गया, तो फिर से इनको नया मैसेज बनाना पड़ रहा है। ये मत कहिए कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम सफल हैं और इस आत्मविश्वास के साथ रोज आगे बढ़ रहे हैं कि यह यात्रा अपने पवित्र लक्ष्य और उद्देश्य को हर हाल में पूरा करेगा। कहते हैं कि सवाल अगर ठीक से उठाया गया हो तो जवाब उसमें ही होता है। लोगों को अगर ये पता चल जाए ना कि समस्या क्या है और समस्या को किससे साझा करना है, तो उसका प्रश्न का उत्तर उसी वक्त मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज जब मैं किसानों से बात कर रहा था तो मैंने सिंपल उनको एक बात कहा कि आप यात्रा में क्यों आए हैं। बोला हम किसान हैं, हमको फसल का दाम नहीं मिल रहा है। हम बोले ये बात आप एक कागज पे लिख के चलिए यात्रा में। सवाल का जवाब वही मिल गया। ये एक सामूहिक प्रयास है, व्यक्ति के व्यक्ति को जोड़ने से, दुख को जोड़ने से, उम्मीदों और आशाओं को जोड़ने से, कदम को कदम मिलाने से ये यात्रा कंप्लीट होगी। उनके प्रश्नों का उत्तर, जिनके पास प्रश्न है, वो उसी वक्त मिल जाता है। सबसे पहले तो उनको इस बात का भरोसा मिलता है कि कोई हम तक, हमारे दरवाजे तक हमारी दुख में शामिल होने के लिए आया है, कोई हमसे ये पूछने के लिए आया है कि आपकी परेशानी क्या है। और फिर आप ये जान लीजिए, इस देश के जो आम लोग हैं ना, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद रोज करते हैं, उनको मालूम है कि परेशानी से उबरना क्या है। उनको बस एक आश्रय की, एक उम्मीद की जरूरत होती है। इंटरेक्शन
सवाल सवाल इंटरेक्शन मत कीजिए, सवाल पूछिए। नहीं, आप इस सवाल को जो पूछ रहे हैं, क्या आपके पास इसको लेकर के कोई आधारभूत जानकारी है कि प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2 राज्य में हमारी सरकार है अभी। हमको ये महसूस हुआ कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रिटायरमेंट के वक्त आप एक निश्चित राशि उनको दे देते हैं, उसके बाद उस रुपए की कोई वैल्यू नहीं हो जाती। आप 500 रुपया लेकर के अभी अगर जाइएगा मार्केट में, तो आप एक झोला सब्जी भी लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो वो रुपए जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बन नहीं रहा है। तो जब तक इंसान जिंदा रहेगा, तो अपनी जिंदगी में जो उसने सेवाएं दी हैं, जब उसका शरीर चल रहा था, जब आज उसका शरीर चल नहीं रहा है, तो उसको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी? इस बात को जब महसूस किया गया, तो दोनों राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया। आप अगर इस पर आधारभूत जानकारी के साथ ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको मालूम होता कि हम जो संकल्प ले रहे हैं उसको ऑलरेडी जहां राज्य में सरकार है उसको लागू कर रहे हैं। जैसे संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया है, तो समस्याओं का हल कैसे नहीं होता है, आप ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? मेरा मानना है कि अगर हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उस लक्ष्य में अगर जन समर्थन प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक रूप से जब हमको राजकाज चलाने का जो है जिम्मेवारी लोग देंगे, तो यह हमारी ईमानदारी है, बेसिक ईमानदारी, हम उसको पूरा करेंगे। और देश ने 70 सालों में क्या लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया है? मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं। मेरी मां की जो आमदनी थी, उसमें मैं पीएचडी नहीं कर पाता अगर इस देश में शिक्षा को बुनियादी अधिकार नहीं बनाया गया होता। मैं किसी गराज में काम कर रहा होता। तो शिक्षा लोगों को दिया गया, यही वादा था ना। आजादी के आंदोलन के क्या सपने थे? उसका तो सबसे पहला सपना उसी वक्त पूरा हो गया जब अंबानी का वोट एक और उसके घर में काम करने वाला स्वीपर का वोट एक हो गया। अगर लोकतंत्र का यह स्वरूप नहीं होता, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो पाते? तो आप कैसे कहते हैं कि लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया जाता है? पूरा किया जाता है। हो सकता है कि सारी उम्मीदें ना पूरी की गई हों। जब आप देश चलाते हैं, राजकाज चलाते हैं, तो आपसे जो है कुछ कमी बेसी भी होती है। हम उसको बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या वो यात्रा में शामिल होंगे। मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि यह यात्रा किसी के लिए भी कोई बैरियर नहीं खड़ा किया है, कोई बैरिकेड खड़ा नहीं किया है। रोड जो है वो हमारी बकौती नहीं है। हम रोड पे चल रहे हैं, अपने उद्देश्य और अपने मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना उद्देश्य और अपना मुद्दा लेकर के इस पर चल सकता है। बिल्कुल सहज और खुले दिल से हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो हमारा, आप कह लीजिए कि इस देश का मुख्य विपक्षी पार्टी होने के चलते जो राजनीतिक दायित्व है, उसको समझते हुए जो हम दिल को बड़ा करते हैं, उसी का नतीजा है कि शुरू से ही इस यात्रा में हमारे सहयोगी दल शामिल होते रहे। आपको बस मैं याद दिला दूं कि हमारे 2 चीफ मिनिस्टर के साथ साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी यात्रा के उद्घाटन के दिन मौजूद थे। कल की अगर हम बात करें तो एनसीपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद थे। जो भी लोग इस यात्रा में आएंगे उनका हम सहर्ष स्वागत करेंगे, खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। एक जो है हंसी मजाक के लहजे में एक सवाल जो है राहुल जी ने हम भारत यात्रियों से पूछा कि अगर विपक्ष में से किसी को बुलाना हो तो किसको बुलाया जाए। मतलब इस यात्रा का उद्देश्य जब सिर्फ राजनीतिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ राजनीतिक नहीं, राजनीतिक भी है, चुनावी नहीं है। तो इस यात्रा में कोई अगर अपना नफरत छोड़ करके प्यार के लिए, सद्भाव के लिए, एकता के लिए आना चाहता है तो उसको थोड़ी मना कर सकते हैं। संजय राउत साहब जेल से छूट के आ गए हैं, ये प्रश्न आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताऊंगा।
let me take others question. भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहें। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, मुझे कई बार पूछा गया, क्योंकि छुट्टी जब होता है, अभी जैसे 13 तारीख को हमारी छुट्टी है, उसके बाद 21 तारीख को हमारी छुट्टी है, तो हम यात्री हैं, यात्री होने के साथ साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो पार्टी की जिम्मेवारियों को निभाना भी एक जो है कर्तव्य है हमारा। तो मैं पिछली बार गुजरात गया था पिछली छुट्टी में, तो लोगों ने मुझे पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट है। हमने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट इलेक्शन से पहले इमोशन पर है, इसको नोट कीजिए। और इमोशन की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं आज, कल एक मैच हुआ था इंग्लैंड और भारत का। इंग्लैंड और भारत का मैच था ना, टेक्निकली वो बीसीसीआई की टीम है, भारत सरकार की टीम नहीं है ना, इसको समझिए। लेकिन आप सब ने कहा कि भारत का मैच था, क्योंकि आप उससे इमोशनली जुड़े हुए। वो जीता तो आप खुश हुए, हार गया तो आपको दुख हुआ। इमोशन बहुत बेसिक चीज होता है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी ये बुनियादी पहचान है कि आपके भीतर इमोशन है। अगर इस यात्रा का इमोशनल इंपैक्ट होगा ना, इलेक्शन पे इंपैक्ट नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। देश ने कांग्रेस को अपनाया और कांग्रेस देश के भीतर है। देश कांग्रेस को अपना ले और देश को जिस तरह से कांग्रेस ने बनाया उसको देश याद कर ले, कांग्रेस का इलेक्टोरल इंपैक्ट नहीं होगा, यह प्रश्न ही जो है बचकानी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार हम लोग इलेक्शन पहले रख रहे हैं। आप लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बार बार इमोशन को पहले रख रहा है। अभी यात्रा खत्म भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई है और बच्चा का नाम पूछ रहे हैं आप। नहीं, मैं सब प्रश्न समझ गया सर, इतना हम भी समझते हैं। नहीं, यात्रा का 60 दिन हुआ है, अब आप इम्पैक्ट पूछने लगे। मैंने शादी नहीं हुआ, बच्चा का नाम पूछने लगे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि समय से पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है? सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको। अरे हम सुन रहे हैं सर, हम 5 राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हाँ, बेनिफिट के लिए कांग्रेस को बेनिफिट नहीं चाहिए ना। कांग्रेस को बेनिफिट चाहिए होता तो यात्रा गुजरात में होती। ये प्रश्न आपकी घड़ी अटक गई है ना, हमारी घड़ी नहीं अटकी हुई है, हमारी घड़ी चल रही है। हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आपकी अटकी हुई है। आप भी सुबह आइएगा, मैं आपको इनवाइट करता हूं चलने के लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं 1500 किलोमीटर चल लिया, मैं 1500 किलोमीटर चला हूं सर। मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। हम क्वेश्चन आपका डॉज नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे मत अटक जाइए। इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्टोरल नहीं है, इतना क्लियरली बोल रहे हैं। इंपैक्ट का जहां तक सवाल होगा, अगर हम लोगों के इमोशन को जोड़ पाएंगे, जो इस यात्रा का लक्ष्य है, लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और आशाओं को जोड़ना, तो स्वाभाविक रूप से वही लोग जाकर के वोट करेंगे ना। अगर इलेक्टोरल हमारा प्राइमरी एजेंडा होता, हम बार बार कह रहे हैं, तो इस यात्रा के रूट में हिमाचल और गुजरात होता। इस यात्रा का रूट दक्षिण से उत्तर की तरफ है। हम जबरदस्ती जो है महाराष्ट्र से अपना रूट घुमा करके गुजरात तो नहीं चले जा रहे हैं। और गुजरात का जहां तक चुनाव का सवाल है, गुजरात में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वहां जाकर के बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस जो है जमीन पे बहुत मजबूती से लड़ रही है। वो बिल्कुल एक अलग अलहदा सवाल है। मैं बस ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उस सवाल को इस सवाल से जबरदस्ती बेमेल मैच कराने की जरूरत नहीं है। कहां बच रहे हैं? आपको इतना प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि बच रहे हैं। ये हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि बच रहे हैं।
नहीं, बाद में नहीं, मैं साथ में कह रहा हूं, आपके दिमाग में बाद में है, ये आपके दिमाग में हायरार्की है, मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे दिमाग में शरीर से लेकर के पांव तक हमारे शरीर का अंग है, कहीं भी चोट लगेगी तो दर्द होगा। ये आपके दिमाग में है कि सिर्फ दिमाग पे चोट लग रहा है तो चोट लग रहा है, बाकी पांव पे चोट लग रहा है तो चोट नहीं फील हो रहा है। हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक मुद्दे भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, राजनीतिक मुद्दे भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक विमर्श को सामाजिक भेदभाव और उस विभाजन में फंसा दिया गया है, तो हम तो साथ में उठा रहे हैं, पहले और बाद तो हम कर ही नहीं रहे हैं। ये सवाल आप हमारे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए यात्रा कर रहे हैं? हम इसको सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं, और इसमें पहले बाद में उन्होंने ऐसा कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम सब एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। हमको अलग अलग कमरे में ले जाकर के आप सारे भारत यात्रियों से बात करेंगे, सब एक ही बात करेंगे, क्योंकि सब चल रहे हैं और सब एक ही चीज महसूस कर रहे हैं। हम तो बस यही आग्रह कर रहे हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ, अपनी तख्ती लेकर चलिए, अपना मुद्दा लिख करके चलिए। सीधे सी बात। यस प्लीज। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस यात्रा में पहले दिन से सिविल सोसाइटी के तमाम लोग, अलग अलग तरह के लोग भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र में खास करके बहुत सारे ग्रुप जो है इसमें शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे किसी भी इंसान को तकलीफ हो सकता है। मसलन आप सब जानते हैं, आपकी बिरादरी की थी एक पत्रकार गौरी लंकेश जी, उनकी हत्या कर दी गई। उनका परिवार यात्रा में शामिल हुआ, रोहित वेमुला जी का परिवार यात्रा में शामिल हुआ। कहीं ना कहीं ये तमाम लोग जिनको महसूस होता है कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और कहते हैं कि न्याय में देरी होना भी अन्याय है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस अपनी टूटी हुई उम्मीद को जोड़ने के लिए कि उनको न्याय मिलेगा, और वो व्यक्ति जो रोज चल रहा है, राहुल जी जो चल रहे हैं, उनमें उनको एक भरोसा, एक उम्मीद दिखता है, इसलिए उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम ये यहाँ इस मंच से, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को ये आग्रह करते हैं, जिस किसी को भी ये महसूस होता है कि आज की तारीख में उसकी उम्मीदें टूट रही हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जहाँ तक नौजवानों से इंटरेक्शन का कुछ सवाल है, नौजवान सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो वो रोजगार का सवाल है। मेरे ख्याल से प्रश्न जो है अब रिपीट हो रहा है, हम लोग इनसे विदा लेने का इजाज़त चाहते हैं।